और दिल्ली में गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बलरामपुर में अबू के घर से 2 मानव बम की जैकेट्स बरामद हुई हैं, साथ ही विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ है। अबू की पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। बलरामपुर में जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वापस दिल्ली रवाना हो गई है। तो देखिए, मानव बम भी जो है मिले हैं। विस्फोटक कि अगर हम बात करें, कई तरह के बलरामपुर में अबू के घर से 2 मानव बम की जैकेट्स बरामद हुई हैं, साथ ही विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ है। अबू की पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। बलरामपुर में जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो है वापस दिल्ली रवाना हो गई है। कल ये पुलिस की गिरफ्त में आता है, आपने देखा। उसके बाद इसका बलरामपुर कनेक्शन सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद ये नए तरह के खुलासे हो रहे हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है इसकी लखनऊ के काकोरी थाने में दर्ज है। एक रिश्तेदार के यहाँ ये पहुंचने वाला था, लेकिन नहीं पहुंचा, तो फिर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है। कल से लेकर अभी तक आपने देखा कि कई तरह के खुलासे इसको लेकर हो चुके हैं। अब पासपोर्ट बरामद हुआ है, पत्नी और बच्चों का भी, साथ ही कई ये बात कही जा रही है 2 मानव बम की जैकेट्स बरामद हुई हैं। उसके अलावा विस्फोटक का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और आपत्तिजनक साहित्य की बात हो रही है। तो वो भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है उस आपत्तिजनक साहित्य में, ऐसा क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपत्तिजनक है ये जरूर कहा जा रहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ा खुलासा। सुबह ये खुलासा होता है कि इसके खिलाफ लखनऊ के काकोरी थाने में एफआईआर दर्ज है गुमशुदगी की, और पुलिस ने उस एंगल पर तलाश भी की थी इसके मोबाइल नंबर को, और बाकी रिश्तेदारों से पूछताछ भी की थी। ये दिल्ली में मिलता है और उसके बाद जिस तरह से मिलता है, कल से लेकर अभी तक नए डेवलपमेंट्स जो हैं इससे जुड़े हुए हो रहे हैं। तो अबू के घर से 2 मानव बम की जैकेट्स बरामद हुई है और पुलिस जो है अब इस एंगल से भी यकीनन जांच करेगी कि साजिश क्या थी इसकी, कौन सी ऐसे स्पॉट्स थे जिसको इसने अपना टारगेट बना रखा था। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बहुत बड़ा खुलासा है। हम सुबह एफआईआर को लेकर तो बात कर ही रहे थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, और अब 2 मानव बम जैकेट्स बरामद होती हैं, आपत्तिजनक साहित्य। आप बताइएगा डिटेल में। देखिए, दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम कल अबू यूसुफ उर्फ मुस्लिम को लेकर उसके गांव पहुंची थी बलरामपुर में। उसके घर की तलाशी दी गई है। घर की तलाशी से जो चीजें बरामद हुई हैं वो आपत्तिजनक है। बताया जा रहा है उसमें कुछ विस्फोटक बरामद हुआ है, 2 मानव बम जैकेट बरामद हुए हैं, कुछ भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ है। तो एक बात जरूर साफ हो जाती है, जैसा कल भी दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा था कि नई दिल्ली में एक लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने के बाद अबू यूसुफ खुद एक मानव बम बनके किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। तो अब जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई शुरू हो रही है। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। उसकी निशानदेही पर उसके घर से ही 27 एविडेंस एक्ट, जो सबूत के लिए एक्ट बना हुआ है सीआरपीसी में, उसके तहत ये सारी बरामदगी हुई है, जो कोर्ट में एक बड़ा सबूत बनेंगी अबू यूसुफ को गुनहगार साबित करने में। अब रही बात बड़ी साजिश की, तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बलरामपुर में अबू यूसुफ के परिवार वालों ने बलरामपुर के थाना अतरौलिया में भी उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी, तो वहीं मजहर ने लखनऊ के काकोरी थाने में दर्ज करा रखी थी। तो एक बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं से पूरा नेटवर्क था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, जिसमें उसके घर वाले, उसके करीबी भी शामिल थे। फिलहाल अबू यूसुफ को लेकर दिल्ली के स्पेशल सेल नई दिल्ली वापस चली गई, लेकिन यूपी एटीएस और यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा काम छोड़ गई है कि वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम और लोगों को तलाशे और तय करे कि उनकी भूमिका। ठीक ऋषभ, लेकिन ये भी बताइएगा, फैमिली, आपने कहा कि फैमिली के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इतनी जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम चला? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उनके पिता और उसके एक भतीजे से पूछताछ हुई है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में वो लोग इस बात से नकार रहे हैं कि उनके अबू यूसुफ के किसी आतंकी संगठन आईएसआईएस या किसी और संगठन से उनके जुड़े होने के संकेत थे। यही उसके जो करीबी हैं, होने वाले बहनोई लखनऊ में मजहर है, उनका भी यही कहना है कि वो उसको मुस्तकीम के नाम से जानते थे। अबू यूसुफ नाम का भी उनको पता नहीं है और उनको बिल्कुल नहीं पता है कि वो किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। अब के बयानों की तस्दीक कर रही है जांच एजेंसियां, उनको वेरीफाई कर रही तमाम लोगों से बात करके क्या वाकई इनको पता था या नहीं। उनका ये कहना है कि ये घर से गायब हुआ था, इसलिए हमने गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
वो नई दिल्ली क्यों गया, कैसे पहुंचा, किस वारदात को अंजाम देने वाला था, ये जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन उनके इन बयानों की तस्दीक कर रही है जांच एजेंसियां। बिल्कुल। अब सवाल ये भी कि घर में मानव बम की जैकेट्स रखी हुई हैं, आपत्तिजनक सामान रखा हुआ है, क्या परिवार को ये भी नहीं मालूम था? जी, परिवार जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनके घर के एक हिस्से में और घर के पीछे भी खुदाई करके कुछ चीजें बरामद की हैं। तो परिवार का ये कहना है उसने यहाँ पर कब रखी, कब छिपाई, इसकी उनको जानकारी नहीं है। अब पुलिस आगे कोशिश करेगी कि उनसे कुछ सख्ती से पूछताछ की जाए तो शायद कुछ और खुलासे हो सकेंगे। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे ऋषभ, आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी भी थी कि आईएसआईएस का ये जो आतंकी है इसके खिलाफ लखनऊ काकोरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जैसे अभी हम ऋषभ से बात कर भी रहे थे। और अबू यूसुफ के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी क्योंकि ये लखनऊ जो है जाने वाला था अपने एक रिश्तेदार के यहाँ होने वाले बहनोई के यहाँ, और ये नहीं पहुंचा था। तो फिर बहनोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और फिर जो काकोरी पुलिस है उन्होंने इसकी तलाश भी शुरू की थी। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता दे तो कनेक्शन देखिए सिर्फ दिल्ली बलरामपुर तक नहीं, यूपी तक, स्पेशली लखनऊ का भी जिक्र हो रहा है। और अगर मामला दर्ज हुआ फिर वो रिश्तेदार, उनकी संलिप्तता, उनके पास किस लिए पहुंच जाने वाला था, ये बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर जो है अब जांच की जा रही है। तो काकोरी थाने में अबू यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। अबू यूसुफ को बलरामपुर में मुश्तकीन के नाम से जाना जाता है, ये हम आपको बड़ी बात बता दें। और आगरा में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का टोरेंट कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये रकम उन्होंने टोरेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन न करने के बदले मांगी थी। साथ में कंपनी से हर महीने 3 लाख रुपए की मांग भी कर रही थी और नजर भी आ रही है इस पूरे वीडियो में। पार्टी ने जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित और महासचिव को पद से हटा दिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप एक काम कीजिए, होर्डिंग भी लगवा लीजिए। एंड में बैठ के तो वही काम होने है जो आप मन बना के बैठे हो। आपको भी नेतागिरी करनी है, कंपनी को भी अपनी टोरेंट कंपनी चलानी है, पर जनता कभी एक साथ नहीं आ पाएगी। जनता अगर एक साथ आ गई होती तो आज टोरेंट होती ही नहीं। हम भी शहर से ही, हम बाहर से नहीं। हम नहीं चाहते कि टोरेंट यहाँ रहे, मगर हम लोगों की मजबूरियाँ हैं, सबको अपना अपना पेट पालना है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप कैसे करेंगे अगर आपकी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो? आप हमें अपना बता दीजिए, हम आपकी बात को रखेंगे। उसमें जो संशोधन होगा हम शाहिद भाई को बता देंगे। उसके बाद जो लास्ट मीटिंग होगी आमने सामने होगी, आपका हो जाएगा। मगर इसमें समस्या ये आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे मैनेज होंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमसे चलेंगे, वो जो भी कुछ देखो आगरा के सुनो अध्यक्ष, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। प्रदेश से कोई कारण, देखिए मेरी बात सुनिए सचिव जी। अध्यक्ष जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इस बात पे जवाब देंगी, क्योंकि जो भी वो पूछेगी ना तो आपको पूछेगी ना मुझे पूछेगी, तो सीधे अध्यक्ष, कल आज तक हम बैठे हैं, कल अध्यक्ष जी सीधी बात होंगी, अध्यक्ष जी देखिए आपकी पार्टी ये कर रही है, क्योंकि आप जिले में कमान संभाले हुए हैं। टोरेंट किससे पूछेगी अध्यक्ष जी? सीधे आपसे फोन करेंगे। हमने अध्यक्ष जी से स्पष्ट कहा जाएगा, जब जैसे कि अध्यक्ष जी अब इन प्रोग्रामों को हम अपनी तरफ से मोड़ रहे हैं, हमें काम भी दिखाना है कि हम आ रहे हैं, आवाज काम करो, क्योंकि हमको सपोर्ट होने लगा। झंडा बैनर हम क्या सर पर बेच के थोड़ी कर रही है, प्रोग्राम की हम अपने मैनेज करने की वो तो अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो डालते हैं जिम्मेदारियां, रैलियों का खर्चा डालते हैं, 4-4 लाख 3-3 लाख हमारे पास आता है, तो हम भी जनता की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? तो आप हमें बता दीजिए, एक मोड ऑफ अमाउंट हमें बता दीजिए कि इतने में हमारी बात आप रखिए, हम आपकी बात रखेंगे। जो उसमें सेटलमेंट होगा हम शाहिद भाई को उसमें बता देंगे और आपको एक दिन बैठ कर बात हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने में नहीं आया हूँ। दो बात कर लो, बात कर लो, मेरी बात सुनो। ऐसा है 5 लाख रुपये से मंथली हमारा कम से कम उनको भी दे, उनको तो ये अलग देते हैं,
लेकिन हम जिलाध्यक्ष तो हमें उनको संभाले रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर करते हैं फिर आपका ये नगर अध्यक्ष उद्यम करेगा? नहीं करेगा, इसलिए करेंगे। प्रोग्राम तो हमारे पास आते हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे ना। मतलब नगर अध्यक्ष भी उद्यम नहीं करेगा? आपका कहना ये है कि 5 लाख पहले हम आपको दिलवा दें? हाँ बिल्कुल, 5 आपको मिल जाए और 3 लाख का क्या नाम है, 3 लाख की बोल रहे हैं 3 लाख मंथली। मैं आपकी बात रखूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं शाहिद भाई को इसमें 2 से 3 दिन में इनको जवाब दूँ। फिर हम अध्यक्ष से कंसल्ट करेंगे ना। अब वो लाख 2 लाख 4 लाख पर वो नहीं करेंगे, वो ये देखिए अध्यक्ष जी, आज है शनिवार, ठीक है शाहिद भाई? शनिवार मंडे को, क्योंकि कल ऑफिस बंद है, कल हम लोग बात कर लेंगे जिनसे भी, जिन्होंने हमें भेजा हम उनसे बता देंगे भाई देखिए ये वहाँ की प्रोसेसिंग है और उनका भी अपना जायज़ है, क्योंकि उनके भी पार्टी के अपने खर्चे हैं, पार्टी की जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर वो इस बात पर राजी होते हैं तो मैं आपको जैसी भी स्थिति बताऊँगा। फिर अगर उसमें कोई भी इफेंट बट होगा तो वो अध्यक्ष, फिर वो लास्ट मीटिंग हम अध्यक्ष जी से बैठ के उनकी करा देंगे, भाई ये दोनों जने जिम्मेदार, आप बैठ जाओ बंद कमरे में अपना करो, सही बात है। हमारा रट्टा बीच का खत्म। क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करने कोई बीच में नहीं आता, वो लास्ट में आएंगे, 1 मिनट के लिए आएंगे और जो भी इनका होगा टैची पेटी जो भी इनको देना होगा दे के अपना छुट्टी चुपचाप चले जाएंगे। मगर उसके बाद शहर में कोई कार्यक्रम कांग्रेस नहीं करेगी। नहीं, प्रोग्राम जैसे वैसे फॉर्मेलिटी ऐसे हो गया कि टोरेंट के खिलाफ ज्ञापन दे दिया। हाँ, ज्ञापन दे गए तुम्हें अधिकारियों को, जैसे एमडी हमने, कोई भी कर्मचारी बैठा होता होगा वहाँ जाएंगे चुपचाप, समझो भैया जी ज्ञापन ले लो, मुख्यमंत्री शासन को भेज दो। तो ज्ञापन देने में पॉलिटिकल पार्टियां फॉर्मेलिटी करती हैं, आपने ये भी इस वीडियो में समझा होगा। पैसों का तो जिक्र हो ही रहा है। खैर, यूपी के तराई वाले कई जिलों में बाढ़ का कहर है और अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लग रहा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। प्रयागराज में गंगा नदी आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाटों और संगम जाने वाले रास्तों पर पानी भरने लगा है। बीते 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर और यमुना नदी का जलस्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ गया। आए थे कि पहले तो नदी बहुत पीछे था, अब जल स्तर दिन पे दिन बढ़ता चला आ रहा है। तो हम तो यहाँ धूमनगंज थाने से आए हुए हैं वहाँ से, तो पहले तो ऐसा नहीं था, अब दिन पे दिन देख रहे हैं बाढ़ बढ़ती चली जा रही। धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। रोड डेली यहाँ पे जो है ऊपर नीचे घाट तखत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और इसी हिसाब से जो है सावधानी बरत रहे हैं यहाँ पर। सावधानी क्या है, अब यहाँ पे अपना सामान धीरे धीरे सब बचा रहे हैं, ऊपर ले जाके रख रहे हैं। अलर्ट भी जारी किया गया है। हाँ, अलर्ट भी जारी किया है। रोड जल पुलिस और वगैरह सब लोग सीटी बजा के अलाउंस कर रहे हैं कि अपना अपना सामान और दुकान सुरक्षित स्थानों पर ले जाके रख लीजिए। गंगा जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा जी का 15 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है और जमुना जी 40 सेंटीमीटर का बढ़ी हुई है, जो कि गंगा का रफ्तार आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा है और जमुना जी का रफ्तार 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। और बाढ़खंड के इस कार्यालय से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिंचाई विभाग का जो बाढ़ कंट्रोल रूम है वहां पर 24 घंटे नदियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि अभी डेंजर लेवल से दोनों नदियां 5.5 मीटर करीब नीचे बह रही हैं। जो डेंजर लेवल है वो 84.734 मीटर है, तो इसलिए अभी खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बुला ली गई हैं, जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है, गोताखोर को अलर्ट पर रखा गया है और जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्व की टीमें और सिंचाई विभाग की टीमें अलर्ट मोड में लगाई गई हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहें। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। घाघरा, शारदा और कर्नाली नदी जो है वहां पर कटान हो रहा है तेजी से और गांव वाले जो हैं वो इसे लेके डरे हुए हैं। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में 171 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन ने बाढ़ राहत के लिए 40 चौकियों के माध्यम से लोगों के पास जाकर घर जो है राशन की किट, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई है। ये देखिए, तो देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है। बरसात वैसे भी और ये 3-4 दिन बारिश रहेगी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है और उस लिहाज से जलस्तर और बढ़ेगा। तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं जब पानी बाढ़ से लोग परेशान हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। कटान सबसे बड़ी समस्या, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और उसके बाद बीमारियां
अब देख रहे हैं, एक कोरोना काल, दूसरा जो बरसात के बाद की मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी लोगों को डरा रही हैं। और गांव देहात में जब हम मदद का जिक्र करते हैं तो वो उस पैमाने पर नहीं है जिस पे होनी चाहिए। संदीप और मनोज हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, सीतापुर की स्थिति इस वक्त की क्या है? की स्थिति जो है इसमें बाढ़ से लेकर भयावह स्थिति है। यहाँ पर जो गांव है वो पानी से बिल्कुल लबरेज है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त रेउसा ब्लॉक के चलहारी घाट पे खड़ा हूँ। यहाँ का जो कोनी गांव है वो पूरा जो है सीतापुर के नक्शे से बिल्कुल गायब हो चुका है। वहाँ का हालात बाढ़ के ये है कि पूरा का पूरा गाँव जो है पानी से भरा हुआ है। वहाँ के बाशिंदे जो है इन्होंने सड़क के किनारे पर जो है अपना आशियाना बना रखा हुआ है। लेकिन बाढ़ की स्थिति यह है कि वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने ऊंचाई पे जो अपना बाढ़ का आशियाना बना रखा, वहाँ पर भी बाढ़ की जो है बाढ़ ने दस्तक दे दिया। वह पानी पूरा भरा हुआ, इसलिए लोग अब ऊंचाई पे आ गए हैं। आप अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा। जी 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 मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप जितनी दूर भी यहाँ से नजर डालेंगे, जितनी दूर नजर जा सकती है लोगों की, वहाँ से सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है यहाँ पर है। लेकिन जब लगातार पानी की पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है, वहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल और उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है, वो सीतापुर चलहारी घाट है, रामपुर मथुरा है, कोनी घाट है, कोरण है, यहाँ के ऐसे करीब 50 गांव हैं जो बिल्कुल बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों ने ऊंचान पर अपना आशियाना बना रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर है कि इनके लिए जो खाने की जो है वो व्यवस्था अभी तक का प्रशासन ने नहीं की है। इनके सामने खाने की जो है समस्या हो गई है। इनके इंसानों के साथ साथ में जानवरों के आगे भी जो है बिल्कुल। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी, और जब नजर उठा के आसमान को देखा जा रहा है तो वो भी यही बोल रहा है कि अभी और बरसेगा। मनोज भी हमारे साथ है। मनोज, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, मुमकिन है तो वहां की, और स्थिति क्या है, और एक दो दिन आने वाले 2-3 दिन किस तरह के रहने वाले हैं ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। 5 तहसीलों के 170 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं लोगों अब घाघरा और शारदा नदी लखीमपुर खीरी में तबाही बरसा रही थी, लेकिन इस समय इन नदियों का जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन जलस्तर कमी आने के बावजूद अब नदी ने कटान तेज कर दिया है। लखीमपुर खीरी की धोराड़ा तहसील के लगभग 41 घर ऐसे हैं जो नदी में समा चुके हैं, और लखीमपुर खीरी के लगभग 8000 हेक्टेयर जमीन है जो जलमग्न है, जिसमें से लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन नदी में समा चुकी है। लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए चिंता का सबब अब इसलिए बना हुआ है कि जब नदी का जलस्तर कम होता है बढ़ने के बाद, तो नदी कटान तेज कर देती है, जिसके बाद अब नदी ने लोगों गाँव और खेतों काटना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों की मदद करना चाह रहा है। प्रशासन ने 40 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया है। इसी चौकियों के माध्यम से लोगों के पास राहत किटें पहुंचा रहे हैं। राहत किटें प्रशासन की पहुंच रही है, लेकिन लोगों में अभी भी प्रशासन को लेकर नाराजगी है, क्योंकि प्रशासन लोगों का कहना है कि प्रशासन सही समय पर सही काम नहीं कराता, जो बाढ़ से पहले काम कराता है। अगर सही से काम करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं हर वर्ष जो 2009 से बाढ़ लगातार आ रही है उस पर रोका जा सकता है। बिल्कुल, ये जरूर कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है एक्टिव हो जाए तो शायद रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो फिलहाल खबर बिजनौर से आ रही है। यहां आपको बता दें कि चलती बाइक में आग लग गई। आग लगते ही युवक बाइक से कूद पड़ा और फिर बाइक में लगी आग बुझाने के लिए लगातार पानी डालता रहा, और उसने अपनी आग में जो बाइक में जो आग लगी हुई थी उसे बुझाया भी। हालांकि इस दौरान बाइक काफी जल गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से आग लगी और बाइक में ये बुझाने की बेचारा कोशिश करता हुआ और बुझा दी फिर इसने बाद में आग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।